दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल मॉन्ग में। और आज हमारे साथ हैं श्री दीपांकर मिश्रा जी, जिनका चयन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में एज ए असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पे हुआ है, जिसका एग्ज़ाम अभी 2022 में हुआ था, जिसका अभी आपका जो पोस्टिंग हुई है 2023 में हुई है। तो सर, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। और सर से हम ये आज हम जानेंगे कि किस प्रकार की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जानेंगे कि किस प्रकार से संघर्ष से लेकर सिलेक्शन तक का सर का सफ़र कैसा रहा है, और किस प्रकार से आप वेरियस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं सर की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है उसके आधार पे। तो सर, आपका हार्दिक स्वागत है इलेक्ट्रिकल मॉन्ग चैनल में। धन्यवाद अंश जी। हाँ सर, आपका सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका बेसिक इंट्रोडक्शन कहाँ है, आप कहाँ से रहते हैं, आपकी शिक्षा किस प्रकार से हुई है। सबसे पहले आप हमारे व्यूवर को ये बताने का कष्ट करें। मैंने जो है अपना 10th 12th अपने गृह जनपद से ही किया है। उसके बाद मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं 12th के बाद, उसको दिया। फिर मुझे कॉलेज मेरा मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर ट्रिपल एम, वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से अपना कॉलेज का सफ़र शुरू किया। 2016 में एडमिशन लिया मैंने, और 2020 के सर बैच के पास आउट है। ट्रिपल एम गोरखपुर से, ईसी ब्रांच। ओके, ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है सर की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में सरकारी पद पे आना बड़ी बात है अपने आप में, असिस्टेंट इंजीनियर, वो भी यूपी आरवीएनएल में, जहाँ पर कंपटीशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो सर, जैसे कि 2020 में आप पास आउट हुए थे, उसके बाद आपने क्या किया है 23 तक? जैसे फिर क्या हुआ था कि मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया था। वहाँ पे ऐसे सेल्फ स्टडी करके ही फाइनल ईयर में एग्ज़ाम दिया। प्रिपरेशन एवरेज, मतलब सारे सब्जेक्ट्स नहीं कंप्लीट हो पाए थे क्योंकि कोचिंग नहीं की थी। तो फिर कंप्लीट एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छी रैंक नहीं लेकिन एवरेज रैंक अच्छी आ गई थी। तो फिर सोचा कि और प्रिपरेशन करूँ, 1 साल ड्रॉप करूँ, कोरोना टाइम पर था। फिर सोचा कि दिल्ली जाऊँ कोचिंग करने, लेकिन जाने का कोई साधन नहीं था, कुछ जा ही नहीं सकते थे। तो नहीं गए, वेट करते रहे कि लॉकडाउन कब हटेगा, फिर जाएंगे, प्रिपरेशन शुरू करेंगे, नहीं कर पाए। फिर उस टाइम ऐसा था कि गेट का भी उतना वैसा चल रहा था कि अब नहीं होगा, इनसे पीएसयूज़ का कुछ वो नहीं था कि वैकेंसीज नहीं आ रही थी। तो लगा एमटेक करने का मन नहीं था, तो एमटेक ना करने की वजह से, मन नहीं था, इस वजह से प्रिपरेशन को स्टॉप हो गया गेट की। फिर हमने सोचा कि कुछ और एग्जाम्स के जो नोटिफिकेशंस निकलते हैं उनके एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। फिर आया उसी बीच में DFCCIL, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, DFCCIL। उसका मैंने प्रिपरेशन चल ही रहा था, टेक्निकल से जुड़े हुए थे, वहाँ से हटे नहीं थे, जुड़े हुए थे। फिर उसका प्रिपरेशन करना शुरू किए, पढ़ते रहे। फिर उसका एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, 5 नंबर से नहीं हुआ। ओके 5 नंबर से नहीं। मतलब 20 में आपने बीटेक किया है, उसके बाद जस्ट आपने गेट की तैयारी की है, आपने प्रिपरेशन छोड़ी नहीं है। फाइनल ईयर में जो प्रिपरेशन की थी बस उतना ही गेट की प्रिपरेशन करी। DFCCIL के टाइम पे फिर नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब DFCCIL नहीं हुआ, फिर मैंने अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लिया, उसका प्रिपरेशन शुरू किया वहीं पे ही। क्योंकि कंटेंट नहीं था, कुछ था ही नहीं, बाहर जा नहीं सकते थे, तो पढ़ना शुरू किया वहीं से, कुछ सब्जेक्ट्स कुछ ना कुछ प्रिपेयर करते शुरू किए। तो धीरे धीरे करके फिर, लेकिन गेट का एग्जाम देना बंद कर दिए थे क्योंकि PSUs नहीं आ रही थी। तो अभी DFCIL में सर का विदाउट कोचिंग इन्होंने 5 नंबर से इनका रुक गया था, लेकिन सर इसके बाद भी आपने कोई एग्जाम दिया है? हाँ, जिसमें आपका फिर जब प्रिपरेशन अच्छे तरीके से होने लगा अनअकैडमी से, फिर वहाँ से फिर मैंने UPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी हुआ, उसका भी इंटरव्यू दिया। उसका इंटरव्यू फिर नहीं हुआ। फिर बीच बीच में भी थोड़े बहुत छोटे छोटे एग्जाम्स आते थे, उसमें कुछ 1-2 नंबर से, 3 नंबर से नहीं होता था। तो कुल मिला के जो 20 से लेके 23 के बीच में अगर जो जर्नी रही है, उसमें आपने DFCIL दी है, 5 नंबर से आपका रुका है, लेकिन UPPSC लेक्चरर आप पॉलिटेक्निक लेक्चरर पहुंचे हैं। उसके बाद आपने यूपी एक और दिया था, DRDO का पहले उसका गेट से शॉर्टलिस्ट किए थे, 2020 वाले ही से शॉर्टलिस्ट हो गया था। शॉर्टलिस्ट होने के बाद उनका रिटर्न एग्जाम हुआ था, डिस्क्रिप्टिव 2 पेपर हुए थे। उसका एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आया, उसका भी इंटरव्यू दिया मैंने। इंटरव्यू देने के बाद फिर उसमें भी केवल इंटरव्यू का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। और इंटरव्यू का कट ऑफ क्लियर नहीं होने की वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसके अलावा भी उसके बाद लगा था। हाँ, उसके बाद UP आर्मी दिया, उसमें अगर नहीं हुआ, डिमोटिवेशन बीच बीच में आता रहता था कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो सर ने गेट के साथ साथ UPPSC लेक्चरर भी दिया है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर दिया है, DRDO भी दिया है, उसके साथ साथ UP आर्मी
AEB दिया है उसमें आप सेलेक्ट, एक और समीर का एग्जाम दिया, समीर में सिलेक्टेड है आपने, लेकिन यूपी आर्मल ये आपने ज्वाइन किया है। हाँ, ओके। तो अगर आप दोस्तों ये देखेंगे कि गेट की प्रिपरेशन तो करी है सर ने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गेट का एग्ज़ाम तो देना चाहिए, लेकिन साथ साथ में जो अदर ऑप्शन आ रहे हैं, जिसकी आपका UPPSC लेक्चरार हो गया था या जो भी अदर एग्ज़ाम है, आपके अदर एग्ज़ाम अगर गेट के थ्रू अगर एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उसकी भी प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। और उन सब की प्रिपरेशन को करना कैसे है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी और उनको क्रैक कैसे करना है, उसके बारे में सर से जानते हैं। सबसे सर दिक्कत ये होती है कि गेट का एग्ज़ाम है वो पर्टिकुलर टेक्निकल एग्ज़ाम है कि एप्टीट्यूड आ गया, थोड़ा सा मैथ आ गया, फिर आपका टेक्निकल पोर्शन ज़्यादातर आ गया, तो लोग गेट पे फोकस करते हैं। तो गेट पे और ज़्यादातर जो अदर PSUs हैं या फिर जो अदर जो स्टेट के एग्जाम हो, जैसे UPPSC हो गया या UPPCL आप ले लीजिए या UP आर्मी ले लीजिए, तो उसमें होता क्या है कि आपका नॉन टेक पोर्शन जरूर आ जाता है, जैसे आपका हिंदी आ जाता है, GS आ जाता है, ये सब हो गया, और टेक्निकल तो पोर्शन है ही है। तो इनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपने टेक्निकल की जो प्रिपरेशन है वो कहाँ से करी है? टेक्निकल के मैंने अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लिया था, उनसे पर्टिकुलरली एक ही टीचर से मैंने पढ़ा था। केवल जो सब्जेक्ट्स मेरे स्ट्रांग नहीं थे उन्हीं को, केवल विशाल सोनी सर थे, उन्हीं से मैंने पढ़ा था, जो कि कम्युनिकेशन, EMFT, सिग्नल सेंस सिस्टम्स और कंट्रोल सिस्टम, ये पढ़ा था। एक तो ये बात हो गई कि चलिए कोई ऐसे भी कई बच्चे हैं जिनके पास सब्सक्रिप्शन लेने का पैसा नहीं होता, तो उनके लिए कुछ ऐसा बुक्स का या स्टडी कुछ लेक्चर हों यूट्यूब में? हाँ, यूट्यूब पे बहुत लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, विशाल सोनी सर के भी पढ़े हुए हैं और भी टीचर्स के हैं। ये मतलब ये ज़रूरी है बच्चों, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किससे पढ़ें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी ऐसे से यूट्यूब पे फ्री में मिल जा रहा है, आपने पूरा पढ़ लिया, लेकिन कंटेंट जो पढ़े हैं वो फुल पूरा कंटेंट नहीं है, कुछ ही चीज़ें हैं, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू अपनी नॉलेज ली, तो पूरा नॉलेज नहीं ले पाते हैं वहाँ पे। आपको कहीं ना कहीं जो पूरा नॉलेज दे वहाँ से लेना चाहिए नॉलेज, मेरा ऐसा मानना है। ओके, तो टेक्निकल में आपकी स्ट्रेटजी रही है कि आपने जो आपके सब्जेक्ट रहे हैं, पहले आपने उसको प्रिपरेशन कर लिया, और प्रिपरेशन करने के बाद आप सबसे बड़ा ये होता है कि लोग प्रिपेयर तो कर लेते हैं लेकिन उसको रिवाइज नहीं अच्छे ढंग से कर पाते, ना प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो आपकी ये जो रिवीजन स्ट्रेटजी या थोड़ा ये जो प्रैक्टिस स्ट्रेटजी रही है, इसको बताने का थोड़ा बताएं। मेरा क्या था कि मैंने जब फाइनल ईयर में पढ़ा था उस टाइम मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की थी, मतलब जो भी सब्जेक्ट मैंने कम ही सब्जेक्ट्स पढ़े थे, लेकिन जिस सब्जेक्ट को पढ़ा था उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने लगा पाता था। मेरा ये मानना है जब सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तभी आप प्रैक्टिस करिए, ये नहीं कि मैं बाद में अभी थ्योरी पढ़ लेता हूँ प्रैक्टिस बाद में करूँगा, ये गलत है। तो कुल मिला के अगर आप उस सब्जेक्ट पे कमांड करना चाहते हैं या पर्टिकुलर टेक्निकल को मजबूत करना चाहते हैं या एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करिए, रिवीजन जरूर करिए और टेस्ट दीजिए। तो टेस्ट का जो सोर्स है वो बताइए। मैंने जो होता है उनका टेस्ट सीरीज वाला पूरा प्लान वही लिया था, उसी को फॉलो करता था केवल। ओके, मेडजी जैसे तो मेडजी हो गया, या फिर अगर आप टेस्ट बुक अगर ले सकते हैं, हाँ, PSUs के लिए खासकर टेक्स्ट बुक की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों सर के अकॉर्डिंग जैसे कि आप सबसे पहले अपने बेसिक सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके बाद रिवीजन करिए साथ में, और उनका टेस्ट दीजिए और एनालिसिस करिए। सबसे बड़ी बात यही है कि आप एनालिसिस करिए। और प्रीवियस ईयर का क्या रोल है सर? प्रीवियस ईयर लगाना चाहिए, प्रीवियस ईयर जितना हो सके उतना लगाइए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही मेन है, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर लगाओ। अगर टेक्स्ट बुक पे कुछ क्वेश्चंस वहाँ के डाले जाते हैं जो बुक्स है नहीं, जैसे मैंने एक बार क्वेश्चन में लगा रहा था तो टेक्स्ट बुक में टेस्ट दे रहा था, उसमें सिग्नल सिस्टम का ओपन एम बुक है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया हुआ उसमें डाला हुआ था और अच्छा क्वेश्चन था। तो वैसे तो आप प्रैक्टिस जहां से भी मिले, हम तो कहते हैं जहां से मिल जाए आपको प्रैक्टिस करते रहिए। टाइम का आपको मैनेजमेंट करना है तो टेक्स्ट बुक ऑनलाइन दीजिए या फिर मेडिजी दीजिए, कहीं ना कहीं आपको देना चाहिए। तो कुल मिला के बेसिक जो फिलॉसफी यही है कि आप टेक्निकल का अपने सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके बाद रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए, एनालिसिस कर दीजिए, देन आप रिवीजन करिए, स्ट्रॉन्ग करिए अपने पॉइंट्स को और लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। ये तो हो गया टेक्निकल का। दूसरा जो सबसे मुझे लगता है कि जो टेक्निकल तो जो गेट की प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, उनका स्ट्रॉन्ग हो जाता है इस स्ट्रेटजी के साथ, लेकिन जो मुझे लगता है जो अदर्स जो PSU के एग्ज़ाम आते हैं या फिर जो स्टेट के जो एग्ज़ाम हो गए, उसको जो बच्चे निकाल नहीं पाते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है नॉन टेक उनका मजबूत ना होना। तो नॉन टेक में जैसे स्टेट में UPPSC में आपका हिंदी आता है। हिंदी तो हिंदी की प्रिपरेशन करने के लिए जैसे आते तो ज़्यादा नहीं है, 10 नंबर या मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन ऐसे कुछ आते हैं, लेकिन तब भी वो एक
रखता है कि अगर 20-25 नंबर क्या रहते हैं, सस्ता मतलब इजी आता है, अगर आप कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। टेक्निकल पेपर उसकी प्रिपरेशन करने के लिए आपने क्या किया था? हिंदी की मैंने क्या था कि हिंदी में यूट्यूब से केवल प्रिपरेशन की थी, कोई कहीं से कुछ नहीं पढ़ा था। हिंदी केवल जो सिलेबस है उसके टॉपिक को सर्च करके जो भी वीडियोस आती थी उनको लिख के वो प्रैक्टिस कर वो देख लेता था, वो थ्योरी बना लेती थी, उसी को बार बार रिवाइज करता था और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए थे उसी को रिवाइज कर लेता, उसी को कर लेता था। बस इतनी हिंदी की प्रिपरेशन ये नहीं की थी। जैसे कि जो हिंदी है आपका यूपीपीएससी लेक्चरर में 25 क्वेश्चन आता है, तो 75 एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, तो 75 नंबर का हो जाता है टोटल। और मुझे लगता है यूपीपीएससी एई का यूपीएससी एई आपका शायद अभी शायद जून में आने वाला है, उसका भी पैटर्न यही है। वो हाँ, तो उसका भी पैटर्न वही है। तो वहाँ पे हिंदी आपकी मजबूत रहती है तो आपको फायदा मिलेगा, फायदा नहीं बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो हिंदी की प्रिपरेशन आपको 100% कर लेनी चाहिए, 100% करनी चाहिए। मैंने हिंदी की प्रिपरेशन की थी, 25 में से 19 क्वेश्चन सही थे। 19 क्वेश्चन 25 में से 19 और वो भी कम एफर्ट में, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं है आपको, बस यूट्यूब पे क्वेश्चंस आसान आते हैं, टफ नहीं आते हैं। तो आपको सिंपल सा वही है कि सर जैसे बता रहे थे कि आपको एक पर्टिकुलर सिलेबस देख लेना, सबसे पहले सिलेबस आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद आप यूट्यूब में सर्च करिए उसके पर्टिकुलर टॉपिक को, उसके लिए पर्टिकुलर जो भी आपका रिलेटेड टॉपिक है उसकी नोट्स बना लीजिए, और उसके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, चाहे यूपी पुलिस में भी जो हिंदी के क्वेश्चन आए हैं, वही कहीं से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें। जो कंटेंट है, जो हिंदी में जो सिलेबस है सेम ही है, आपको बस उतना लेवल हाई नहीं जाना है, डीप में नहीं जाना है, ऊपर से निकल आना है। देख लो, आउटलाइन ड्रॉ कर लो कि हाँ इतना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, बस मैक्सिमम। सर ये तो हो गया हिंदी का, लेकिन अभी जो रीजनिंग आती है, रीजनिंग भी, तो रीजनिंग के प्रिपरेशन के लिए या रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं उनको कैसे कवर किया जाए, ये मैंने रीजनिंग के लिए बस एक ही अप्रोच अपनाई थी, टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चंस लगाए थे, कहीं से कुछ प्रिपरेशन नहीं, टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चंस लगाते वो स्ट्रॉन्ग अपने आप हो गया। मैं अब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो रीजनिंग स्पीड मेंटेन करनी रहती है, और जब क्वेश्चंस लगाओ उसके सॉल्यूशंस देखो तो आइडिया लगता जाता है, फिर वो सही होते जाते हैं। तो रीजनिंग के लिए आप पढ़ भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आपके ऊपर है। लेकिन सर ने जैसे बताया कि प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज स्पीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ रीजनिंग, है ना। अगर आप रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन लगाते, रीजनिंग इजी भी आती है, तो आपका स्पीड अगर अच्छा है तो आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा, तो आप कर सकते हैं। दूसरा होता है जीएस, सबसे बड़ा जीके, या जीके बोलें जीएस बोलें, सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है इंजीनियरिंग के बच्चों को, जहाँ तक मुझे लगता है। तो जीके या जीएस जो भी है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाए, उसकी कुछ अगर स्टडी से मैं क्या करता था कि हमेशा से ही ये मैं जो करंट अफेयर की जो चीज़ें चलती रहती हैं उनको यूट्यूब पे देखता रहता हूँ हमेशा ही, ये हॉबी है मेरी। जैसे स्टडी IQ है, अंकित अवस्थी सर हैं और गौरव सर हैं, इनके सबके वीडियोस वो फीड में मेरे आते रहते हैं, उनसे देखते रहता हूं। मतलब एक चैनल अगर पकड़ लिया जाए और उसको डेली अगर देख सकें आप, वो अपने लाइफ में रहना चाहिए, ये तो यूज टू होना चाहिए। और हाँ, लेकिन उतने से भी कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि जो वो वीडियोस पढ़ती हैं स्टडी IQ हो या अंकित अवस्थी सर की हो, तो जो ट्रेंडिंग में रहता है उतना ही डालते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो मैं क्या करता था, जैसे एग्जाम आने वाला है तो डेट आ गया जब, तो मैं 1 महीने पुराने की जैसे कंपाइल करके वीडियोस पढ़ी रहती हैं, बहुत सारे लोगों के पड़ी रहती हैं, किसी एक का उठा लो, 1 महीने 2 महीने 3 महीने जो कंपाइल्ड वीडियो हैं उनको देख लो, तो करंट अफेयर हो जाएगा। हाँ, और जहाँ तक बात है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और ये तो मेरे से नहीं हो पाता था, और कोई कर ले तो अलग बात है। वो बात सही है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं तो करिए। जैसे कि मैं मना नहीं करूंगा। हाँ, सर का अप्रोच को दूसरा था कि टेक्निकल और इसमें ज़्यादा स्कोर कर लिया जाए तो ठीक रहेगा। अदरवाइज अगर आप प्रिपेयर कर सकते हैं तो करिए। लूसेंट मेरे हिसाब से ठीक रहेगी, अगर आप बेसिक कर सकते हैं लूसेंट कर सकते हैं। और सर ने जैसे बताया कि आप प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, SSC के अगर आप लगा सकते हैं तो। दूसरा सबसे मेन जो रहता है सर, ये तो हो गया कि चलिए आपका प्रिपरेशन हो गया, प्रिपरेशन आपने करी, उसके बाद आपने ठीक है कि स्ट्रेटजी हो गई। लेकिन होता क्या है कि प्रिपरेशन करते करते लोगों का सबसे बड़ी बात है मोटिवेशन लगातार, क्योंकि आप जब प्रिपरेशन करते हैं, आप बेरोजगार होते हैं, तो आपके प्रिपरेशन के साथ आपको डिप्रेशन भी आता है और मोटिवेशन की कमी होती है। तो वो कैसे मैनेज किया जाए वो बताएं तो ज़्यादा मतलब हेल्प मिलेगी हमारे व्यूअर्स को। मुझे पता है कि जब टाइम बढ़ता रहता है, एग्जाम्स निकलते नहीं रहते हैं, तो डिमोटिवेशन आना तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, किसी के टच में रहो जो एग्जाम्स निकाले हैं,
और उनसे बात करते रहो, किसी ना किसी तरीके से थोड़ा सा अप्रोच बनाते रहो। और अगर आपका एग्जामिनेशन में 2-3 नंबर से आप निकल रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो फिर धीरे धीरे मोटिवेशन आना गेन होता है। मैं ये मानता हूँ, मेरा यही फिलॉसफी है कि आपको, एक तो होते हैं विराट कोहली, एक होते हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इनबिल्ट हैं, पहले से ही हैं, वो मस्त हैं। लेकिन विराट कोहली को मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे तो आगे निकलेंगे। तो आपको विराट कोहली बनने की ज़रूरत है। मेहनत करते रहे अपने आप, फिर आपको फिर अपना खुद से बना के रखते हैं, खुद से बनाएंगे आप और चलेंगे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोटिवेशन, जहाँ तक वो मोटिवेशन थोड़ा कम होने की बात है, तो जितना ही पढ़ेंगे, और कोई चारा है नहीं, पढ़ते रहिए। कंसिस्टेंसी बहुत मेंटेन करने की जरूरत होती है प्रिपरेशन टाइम में। जिसकी कंसिस्टेंसी नहीं चल पाई, मेंटेन नहीं रही है, वो फिर क्या होता है, फिर वो लाइन शिफ्ट करता है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों का ये तो सबसे बड़ा खेल है कि वो टेक्निकल चलते रहेंगे, थोड़ा सा टाइम वो सस्टेन नहीं किया, वो नॉन टेक में चले गए। ये होता है, हम मेरे भी दिमाग में, सबके दिमाग में आता है, लेकिन नहीं करना है आपको। अगर इसमें रिजल्ट दिख रहा है, आपको इंटरेस्ट, पहली बात तो इंटरेस्ट आ रहा है, आपको लगता है कि मेरी ये ब्रांच है, मैं अपने ब्रांच की बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, अगर दिख रहा है कि मज़ा आ रहा है और टेक्निकल में मस्त मज़ा आ रहा है, तो आप उसको कंटिन्यू करिए, सीखिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि नंबर आने लगेंगे। टेस्ट सीरीज में, मेरे टेस्ट सीरीज में मेडिजियम में टॉप 100, टॉप 50 में भी, टॉप 10 तक में भी मॉक टेस्ट में आते थे नंबर। टॉप मेरे जो 2 तरीके के होते हैं उसमें मॉक टेस्ट होते हैं, मेरे एवरेज 100 के पार नहीं जाते थे रैंक। कोई भी हो, कैसे भी हो, कैसे भी स्थिति परिस्थिति में बैठ गया एग्जाम से देने उधर। इस बार मैंने एमटेक भी ले लिया था, एडमिशन ले लिया था IIT गुवाहाटी में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप फेलियर तो आएंगे, वो है। और मोटिवेशन कम होना, ये भी कोई वो नहीं, कोई ऐसा नहीं, कोई हीरो वाली बात नहीं है, वो सभी को होता है। मोटिवेशन सभी का कम होता है। बस ये है कि आप लगे रहिए, कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन है सर के अकॉर्डिंग, कि अगर कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन है तो आपका आज नहीं तो कल आपका एग्ज़ाम जरूर क्रैक होगा और आपकी जॉब आपके हाथ में होगी। और आपको डीमोटिवेट नहीं होना, लगे रहिए, सीधी बात है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर आपको निकालना है तो लगे रहिए, सीधी बात है। तो सर ने बताया जैसे एमटेक था, तो सर आपने एमटेक, आपने एडमिशन कहाँ पे लिया था एमटेक? मैं IIT गुवाहाटी में लिया था, इसी बार लिया था। लेकिन आपने ड्रॉप कर दिया क्योंकि आपने पहले ही बताया था कि आपका मन नहीं था एमटेक करने का। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमने सर का समीर में भी साइंटिस्ट निकला था, तो अगर सबसे समीर में ये होता है कि रिटन भी होता है सर? हाँ, रिटन भी होता है। इसमें मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट जो है इंटरव्यू है समीर का। नहीं, रिटर्न के भी मार्क्स होते हैं। IIT बॉम्बे में फिर वो इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। इंटरव्यू जो मतलब समीर का आपको, अगर समीर का इंटरव्यू का गाइडेंस लेना है, या फिर UP RML AE के का भी इंटरव्यू का जो भी डिटेल चीज़ है, उसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं नीचे इसके डिस्क्रिप्शन के, इस वीडियो में कमेंट करिए, तो हम आपको समीर के इंटरव्यू का जो भी आपका एक्सपीरियंस है सर का, और UP RML AE का जो भी एक्सपीरियंस है, जिस प्रकार से भी इंटरव्यू हुआ है, IIT कानपुर में जहाँ तक इंटरव्यू हुआ था UP RML AE का, समीर का IIT बॉम्बे में, समीर का IIT बॉम्बे में हुआ था, तो दोनों के एक्सपीरियंस के बारे में आपको हम एक अलग सी वीडियो लाएंगे सर की। उसमें आपको सर दोनों बताएंगे कि समीर का आपको इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, वेरियस PSU का। सर ने काफ़ी इंटरव्यू दिए हैं PSUs के, तो आपको बताएंगे वो, और किस प्रकार से आपको वो इंटरव्यू क्रैक करना है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपके क्वेश्चन है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर के द्वारा हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो सर आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू जो आपने हमको टाइम दिया है। तो सर से सीखिए कि संघर्ष करते रहिए और लगे रहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, इसी के साथ नमस्ते।